हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में हम इन्फो एज कंपनी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप रोज इसी तरीके का रोज हर नए शेयर का एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको रोज इसी तरीके की वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन्फो एज कंपनी क्या काम करती है। देखिए, इन्फो एज कुछ लोग इसको नौकरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो मेन काम है वो रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करवाना ही है। तो देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि इसके जो सेगमेंट्स है वो है रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन। मतलब जैसे कोई कंपनी है तो उस कंपनी से लिंक रखते हैं और इनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर अगर आप अपना जो रेज्यूम है उसको डालोगे तो वो सीधा कंपनी तक पहुँचाएंगे। तो अगर कंपनी को आपका रेज्यूम अच्छा लगता है तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो ये एज अ सब्सिडरी, मतलब ये बीच में काम करते हैं, मतलब दलाली की तरह। तो बीच में इनको थोड़ा सा कुछ मिलता है। अब ये देखिए, 99 एकर्स ऑनलाइन रेस्टोरेंट डिस्कवरी में भी इनका काम है। और इनके जो अदर सेगमेंट जो उसमें जीवन साथी, देखिए जीवन साथी आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर है ना दो लवर्स मिलके बातें कर सकते हैं। मतलब आप अगर यहाँ पर अपना अकाउंट खोलते हो तो आपको मतलब कोई अगर पसंद आ रहा है तो आप उससे बातचीत कर सकते हो। तो जीवन साथी प्लेटफॉर्म भी इनका बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है और इंडिया में लगभग बहुत सारे लोग इसको यूज भी करते हैं। और इनका जो रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस वाला है वो तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है ही है। Naukri.com आप सभी को पता है कि फेमस है ही है। और इसकी शिक्षा सर्विसेज भी फेमस हैं। देखिए, इसका धंधा जो है वो तो एक तरीके से बढ़िया है, लेकिन 2019 से 2020 में इसको थोड़ी सी दिक्कतें हुई है। कंपनी घाटे में भी गई थी, तो लेकिन ठीक है। लेकिन इस बार अगर क्वार्टर वाइज का परफॉर्मेंस देखें तो इस बार क्वार्टर वाइज परफॉर्मेंस कंपनी का बढ़िया है। और इस साल ऐसा लग रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अब आप ये देखिए, अब इसमें सेक्टर जो इसका है वो सेक्टर भी माइनस में ही चल रहा है, और जबकि इसका पी रेशियो 265 माइनस मतलब नेगेटिव में है। तो देखिए, ये जो कंपनी का घाटा था वो पिछले साल था, लेकिन इस बार कंपनी के 2 क्वार्टर में कंपनी मुनाफे में आ गई है। तो मतलब जो अभी आने वाला जो कंपनी का पी रेशियो होगा मार्च 2021 के बाद का, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसके प्राइस टू बुक रेशियो पर नजर डालेंगे तो ये इसके सेक्टर के प्राइस टू बुक के मुकाबले खासा महंगा है। आप ये देखिए, 28.78 इसका है और 5.24 सेक्टर का है। मतलब ये 5 टाइम्स अभी आपको लगभग महंगा मिल रहा है अगर सेक्टर के मुकाबले इसको कंपेयर किया जाए तो। अब इसमें डिविडेंड यील्ड भी नहीं के बराबर है, जबकि सेक्टर में 1.10% का डिविडेंड यील्ड है और यहाँ पर आपको सिर्फ 0.11% का ही डिविडेंड मिल रहा है। तो देखिए, हर प्लेटफॉर्म पे अगर देखा जाए, मतलब हर कंपैरिजन में अगर इसको हम देखें तो ये नेगेटिव लग रहा है एज कंपेयर टू सेक्टर। अब इसका एक मार्केट कैप देखिए, 66,398 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप है। और मेन बात ये कि इसके कंपटीटर्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इसी का है। अब आप ये देखिए, कंपनी का जो रेवेन्यू था वो पिछले 3 साल तक तो लगातार बढ़ रहा था और एक बार कंपनी घाटे में थी। फिर उसके बाद में 18-19 में कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एकदम बढ़िया बढ़ी। लेकिन 2019 से 20 में कंपनी घाटे में आ गई और कंपनी के रेवेन्यू में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। तो देखिए, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हुई थी। 2019 से 20 में कंपनी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अभी मैं आपको जब कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट बताऊंगा तब आप खुद चौंक जाएंगे। अब आप ये देखिए, इसकी प्रमोटर होल्डिंग है 38%, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 10.44%, डीएआई की नी के बराबर होल्डिंग्स है और एफआईआई की इसके अंदर 40.53% की होल्डिंग्स है। मतलब प्रमोटर से भी ज़्यादा होल्डिंग्स अगर देखी जाए तो एफआईआई की इसके अंदर है। तो मतलब अगर एफआईआई इसके अंदर थोड़ा सा भी स्टेक निकालते हैं तो इस शेयर में आपको भयंकर गिरावट देखने को मिल सकती है। मतलब अगर वो इसमें 5% स्टेक भी निकालते तो इसमें आपको आराम से 5-6% की गिरावट देखने को मिल सकती है। अब देखिए, जो इसकी प्रमोटर होल्डिंग है वो भी 38.46% ही है। देखिए, वैसे मेरे पैरामीटर्स में तो 50% एकदम बढ़िया होता है, लेकिन यहाँ पे लगभग 11-12% ये कम है। तो देखा जाए तो कंपनी के लिए दिक्कतें जरूर है। कंपनी के खुद के प्रमोटर्स की होल्डिंग इसके अंदर कम है और एफआईआई की जो होल्डिंग है वो 40% है और मेरे ख्याल से वो कम 10% का प्रॉफिट इसमें कभी भी बुक कर सकते हैं। और ये एक और पॉइंट निकल कर आ जाता है कि शेयर ओवर वैल्यूड है। अब आप इसमें देखिए, रिटेल
रिटेल इन्वेस्टर्स की तो नहीं के बराबर होल्डिंग है, सिर्फ 9.91% की होल्डिंग ही रिटेल इन्वेस्टर्स की है। मतलब मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि 10% की होल्डिंग इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स की है। देखिए ज़्यादा इसका होल्डिंग पैटर्न भी इतना अट्रैक्टिव नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल भी इतने अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इस बार के कंपनी के क्वार्टर वाइज का अगर आप रेवेन्यू स्टेटमेंट देखेंगे तो ये भी थोड़ा पुअर है। अब आप ये देखिए, जनवरी से मार्च में कंपनी का रेवेन्यू था 349 करोड़, उसके बाद सिचुएशन खराब हो गई तो ठीक है 308 करोड़ कंपनी का जो टोटल इनकम था वो कंपनी की टोटल इनकम उतनी निकल कर आ गई। लेकिन फिर उसके बाद अगले क्वार्टर में फिर से कंपनी का रेवेन्यू गिर गया, फिर से जो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 289 करोड़ हो गया, फिर से 19 करोड़ पिछले क्वार्टर के मुकाबले गिर गया। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, कंपनी का धंधा धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन अगर उसके बाद अगर फिर आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, तो आप ये देखिए 255 करोड़, फिर 90 करोड़, फिर 424 करोड़। तो देखिए कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी का इस बार मुनाफा एक तरीके से देखा जाए तो बढ़िया निकल कर आया है। और अगर इन दोनों क्वार्टर से कंपेयर करें तो सितंबर 2020 वाले क्वार्टर में दोनों क्वार्टर के कंपैरिजन में बढ़िया प्रॉफिट कंपनी ने किया है। तो देखिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़िया है, लेकिन जो कंपनी के रेवेन्यूज हैं वो कम हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक दिक्कत वाली बात है। अब आप ये देखिए जो कंपनी का आरओई है ये मार्च 2020 तक का है, तो ये देखिए ये नेगेटिव है, और उससे पहले कंपनी का आरओई एकदम बढ़िया था, 20% से ऊपर था। तो देखिए इस बार भी मेरे को लग रहा है कि 20% तो नहीं, लगभग 10-15% कंपनी का आरओई आ सकता है, क्योंकि कंपनी अब प्रॉफिट में भी आ गई है। तो कंपनी अगर प्रॉफिट में आ गई है तो कंपनी का आरओई भी पॉजिटिव में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कंपनी के आरओसी की बात करूं तो देखिए कंपनी का आरओसी 18 से 19 में भयंकर गिरा, फिर उसके बाद में फिर से एक अच्छी खासी रिकवरी है। तो देखा जाए तो आरओसी भी बढ़िया है, इतना बुरा नहीं है, ठीक ठाक है। अब अगर मैं कंपनी के आरओए की बात करूं तो देखिए कंपनी का जो आरओए है वो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का आरओए नेट प्रॉफिट के ऊपर निकलता है, और जो कंपनी का आरओसी है वो कंपनी के प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से निकलता है। मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट और टैक्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, और आरओए में अपन इंटरेस्ट और टैक्स को इंक्लूड करते हैं। तो इसीलिए ये देखिए कंपनी का ये भी नेगेटिव ही है, तो ये भी इस साल आपको पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। अब आप ये देखिए कंपनी का डेट टू इक्विटी है ही नहीं है, कंपनी ने कोई डेट नहीं ले रखा है, पूरी इक्विटी के ऊपर कंपनी चल रही है, जो कि एक और फैक्टर है जो कि शेयर को थोड़ा सा महंगा बनाता है सेक्टर के मुकाबले। लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है, मेरे ख्याल से डेट टू इक्विटी भी नहीं के बराबर है। ये कंपनी के लिए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जिस तरीके से अभी कंपनी बढ़िया मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो ये थोड़ी सी और दिक्कत वाली बात पैदा करता है। अब अगर आप इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखेंगे तो ये देखिए ये ठीक ठाक है, बढ़िया है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। अब आप ये देखिए आज ही लगभग इसमें 2.5% से ऊपर की तेजी देखने को मिली है, 134 रुपीज़ ये शेयर बढ़ा है, और देखिए 5342 का इसका ऑल टाइम हाई है, और जबकि 5342 पे ये क्लोज हुआ है, और 5880 का इसका ऑल टाइम हाई है। मतलब लगभग आपको ऑल टाइम हाई से 10% ये डिस्काउंट पे अभी मिल रहा है। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से तो इसमें अब आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, तो देखिए मैं तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। देखिए Naukri.com है, बढ़िया है, अभी आजकल सब ऑनलाइन काम होता है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर मुनाफा किसी को है तो इसी को है, ऐसा नहीं कि इसको मुनाफा नहीं है। लेकिन देखिए अब इस सेक्टर में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कभी Quikr.com हो गया, ये हो गया, तो उसकी वजह से इश्यूज बहुत सारे हैं। और अभी जो कंपनी का जो शेयर फंडामेंटली जो 2-3 साल के बाद होना चाहिए, फंडामेंटली अगर देखा जाए वो कंपनी के शेयर का प्राइस आज ही है। तो देखिए फंडामेंटली ये शेयर मेरे को ओवर वैल्यू नजर आ रहा है, मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर नहीं करूंगा, और मैं ऑल्दो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको करना है तो आप अपना खुद का, मैंने आपको जितना भी डेटा है कंपनी का वो मैंने आपको बता दिया, और एक बार आप अपनी खुद की एनालिसिस या फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और अगर रही बात शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये शेयर एकदम बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो कि इसके अंदर कभी भी अगर एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है तो अच्छा खासा ये शेयर 150-200 रुपये उसी दिन भाग जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए अगर इस शेयर को ढूंढ रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये शेयर आपके वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से ये शेयर एकदम बढ़िया शेयर है।
तो मैं होप करता हूँ कि इन्फो एज शेयर का एनालिसिस आपको बढ़िया लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस बढ़िया लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई और फेवरेट कंपनी हो, मतलब अगर आपने किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं और उसका एनालिसिस हमने अभी तक नहीं किया है, तो आप उसके रिगार्डिंग भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाकर लाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।